आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए जीन एक्सप्रेशन जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जो जीन्स आपकी, हमने पता है आपको कि प्रोटीनों को कोड करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। वो जीन आपकी ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही किसी भी टाइम हर टाइम जीन मतलब प्रोटीन बनाती रहेंगी। जब ज़रूरत होगी तभी वो प्रोटीन को बनाएगी, बिना ज़रूरत के वो प्रोटीन नहीं बनाती। ठीक है ना। कुछ जीन आपकी ऐसी होती हैं जो कि आपकी हमेशा ही प्रोडक्ट बनाती रहती हैं। वो जीन आपकी हाउस कीपिंग जीन्स कहलाती हैं। हाउस कीपिंग जीन्स मतलब ऐसे एंजाइम आपको चाहिए होते हैं, मान लो आपकी सेल को, जो किसी भी टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस एंजाइम के बिना काम चल जाए। तो उसकी जीन जो होगी वो हाउस कीपिंग जीन होंगी और वो हमेशा एक्सप्रेशन देती हैं। एक्सप्रेशन देने का मतलब है कि प्रोटीन अपनी बनाती है। तो उसके अलावा जो अन्य दूसरी जीन्स हैं जिनकी समय समय पर ज़रूरत पड़ती है, उनका जो एक्सप्रेशन है वो अंडर द कंट्रोल होता है। अंडर द कंट्रोल मतलब उसको रोक के रखा होता है, जब नीड होती है तब वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to a very broad term that may occur various levels, considering that gene expression result in the formation of polypeptide. It can be regulated at several level. इन्होंने फिर यूकैरियोटिक में बताया कि आप कहाँ कहाँ इसे रोक सकते हो। यूकैरियोट्स में बताया, यूकैरियोट में आप इसे एक तो ट्रांसक्रिप्शन रोक दो। अगर मान लो आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल कैसे करते हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन रोक सकते हो आप, दूसरा आप प्रोसेसिंग रोक सकते हो, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग रोक सकते हो। क्योंकि भाई यूकैरियोट में तो आपको पता है कि जो आरएनए है, प्रोटीन बनाने से पहले उसकी स्प्लाइसिंग होगी, उसके अंदर से इंट्रॉन्स हटेंगे। अगर हम इंट्रॉन को ना हटने दें, उसकी स्प्लाइसिंग ना होने दें, तो उसकी प्रोटीन तो नहीं बनेगी। तो आप उसे यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हो। आप यूकैरियोटिक में जो आरएनए है आपका एमआरएनए, उसे न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ना आने दो, यहाँ भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। ट्रांसलेशन को भी रोक सकते हो। तो यूकैरियोटिक में आप उसे 4 पॉइंट पर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो प्रोकैरियोटिक की, बैक्टीरिया की, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, एक तो आप ट्रांसक्रिप्शन रोक सकते हो, एक आप ट्रांसलेशन रोक सकते हो। ये दोनों स्टेप बैक्टीरिया में नहीं होते। बैक्टीरिया में ना तो होता प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, और ना ऐसा होता कि वो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में निकल करके आएगा। तो बैक्टीरिया के केस में आप कंट्रोल जो है ट्रांसक्रिप्शन पे ही करें या ट्रांसलेशन पे करें, और बाकी यूकैरियोट के केस में आप यहाँ चारों पॉइंट पर रोक सकते हैं। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन को कैसे रोका जाता है, किसी जीन को ट्रांसक्रिप्शन पर कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया है आगे। ठीक है, वो भी बैक्टीरिया के केस में। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में बनता है, इस एंजाइम का फंक्शन है कि ये लैक्टोज को तोड़कर गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोज शुगर को तोड़ करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है, यानी लैक्टोज आपकी गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बनी होती है, यानी ये एक डाइसैकेराइड है। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। द बैक्टीरिया यूज दैम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज करता है। हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, अगर मान लो कि आप समझो बात को कि अगर बैक्टीरिया मेरा एक इस मीडियम में है, यहाँ ये रहा,
अगर इस मीडियम के अंदर शुगर जो है वो ग्लूकोज है तो बैक्टीरिया उसे डायरेक्टली यूज कर लेगा ग्लूकोज को, क्योंकि भाई उसको लैक्टोज को तोड़कर क्या बनाना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो बैक्टीरिया मेरा जो होगा वो ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज कर लेगा। जब मीडियम में, जिस समय माध्यम में यहाँ ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट होगी, उस समय ये बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्यों बनाएगा? जब मीडियम में शुगर ही नहीं है, लैक्टोज, तो ये क्यों बनाएगा ये वाला एंजाइम? इसके जीन काम क्यों करे? तो ये लिखा है कि हैंस इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड, अगर उसके चारों तरफ लैक्टोज है ही नहीं, तो देम टू बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उनको फॉर इसकी जरूरत नहीं है बहुत, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये कह रहे हैं कि या तो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशंस ये बताती हैं कि कौन सी जीन कब काम करेगी। सभी जीन, इनका मतलब ये समझाने का है कि हर एक जीन ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है तब भी वो काम कर ही रही है, ऐसा नहीं है। एंड द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म are also a result of the coordinating regulation of expression of several set of gene। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि जब एम्ब्रियो से लेकर के एडल्ट का जो बनना है वहाँ भी जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में कभी कोई जीन एक्सप्रेस होती है, कभी कोई, तब जाके उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट से लेकर के डेवलपमेंट में सारी जीन जितनी उसमें है सारी उसकी एक्सप्रेस होती रहेंगी। तो ये एक रेगुलेटेड मैनर में सब काम होता रहता है। इसी को आप कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसी एग्जाम्पल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले को आगे लेकर के ही चल रहे हैं। यहाँ लिखा है कि इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, मतलब हमने आपको कहा कि ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को कंट्रोल करना सिखाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को पीछे हमने पढ़ा था कि आप किसी जीन को 4 जगह रेगुलेट कर सकते हैं, 4 पॉइंट पर आप उसे रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शन पर रोक लें यूकैरियोटिक में, एक आप उसे स्प्लाइसिंग को रोक दें, या फिर उसे एमआरएनए को न्यूक्लियस में बाहर आने को रोक दें साइटोप्लाज्म में, या ट्रांसलेशन रोक दें। प्रोकैरियोटिक का पढ़ा रहे हैं, यहाँ प्रोकैरियोटिक में आपको ये बता रहे हैं कि हम ट्रांसक्रिप्शन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कंट्रोल करने के लिए डोमिनेंट जो साइट होती है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन पर रोक लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ट्रांसलेशन तक जाने ही ना दो, एमआरएनए बनने ही ना दो। एमआरएनए बनेगा ही नहीं तो फिर जाएगा कहाँ से आगे, फिर प्रोटीन बनने की संभावना भी कम ही हो जाएगी अपने आप ही, जब वो आगे जाएगा ही नहीं। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रोमोटर, आपको पता है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज कहाँ लगता है, उस प्रोमोटर पर आकर लगता है, इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन्स। ये कह रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर पर एक्टिविटी जुड़ने के बाद उसकी एक्टिविटी कुछ साइट्स जो है वो कुछ साइट जो डीएनए की होती हैं जो एक अलग से रेगुलेटेड प्रोटीन बनाती हैं, रेगुलेशन के लिए प्रोटीन बनाती हैं, वो उसको कंट्रोल करती हैं कि वो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जुड़कर काम करेगा नहीं करेगा। विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो इसको स्टार्टिंग साइट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करने देती। ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिवेटर्स हो सकते हैं तो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव एक होंगे तो रिप्रेसर होंगे। तो 2 तरह के हो सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, एक तो एक्टिवेटर्स, एक रिप्रेसर्स। दोनों तरह से एक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और निगेटिवली। एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना, कई केसेस में जो है कई प्रोटीन्स का इंटरेक्शन होने से कंट्रोल होता है। ठीक है ना, विद सीक्वेंस टर्म्ड एज ऑपरेटर। ठीक है ना, एक सीक्वेंस और होती है ऑपरेटर। ठीक है ना, और यानी कि ऑपरेटर, देखो अब यहाँ 3-4 चीजें आ जाएंगी इकट्ठा है, रेगुलेटर जो कि इसको रेगुलेट करता है, प्रोमोटर तो है ही वहाँ, और ऑपरेटर। तो ये कह रहे हैं कि द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन की एक्सेसिबिलिटी
प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंस टर्म्ड एज ऑपरेटर। ये कह रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी को, किसकी एक्टिविटी को, प्रोमोटर की एक्टिविटी को प्रोकैरियोटिक डीएनए में, एसेसिबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? कई प्रोटीन कंट्रोल करती हैं, और ये कई प्रोटीनें किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं? ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट नियर टू द प्रोमोटर सीक्वेंस। तो कई सारी प्रोटीनें ऑपरेटर से आकर के इंटरेक्ट करती हैं और इससे वो प्रोमोटर रीजन जो है उसकी एसेसिबिलिटी को कंट्रोल करती हैं। समझ आई ये बात? ये अभी हम और समझेंगे आगे। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर रीजन एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड रिप्रेसर प्रोटीन। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर, मतलब मैनी केसेस में, आपका जो रेगुलेटर प्रोटीन होती है, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन कहलाती है, वो आकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है। लिखा है द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर, वो प्रोमोटर के पास होता है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑपेरॉन्स में, एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड रिप्रेसर प्रोटीन। यानी यहाँ कह रहे हैं कि डीएनए की ऑपरेटर सीक्वेंस जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाती है। रिप्रेसर प्रोटीन कौन है? जैसे ऊपर लिखा था ना, निगेटिवली, तो रेगुलेटरी प्रोटीन को ध्यान से पढ़ना। ऊपर से ऊपर देखो दोबारा लिखा है कि द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है ना, जो कि क्या करती हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगी। अगर निगेटिव की बात करें तो वो रिप्रेसर्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि रिप्रेसर्स जो हैं जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाते हैं। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन्स एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन एंड ईच ओपेरॉन में आपकी सारा रेगुलेटरी यूनिट और प्रोमोटर, टर्मिनेटर, सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चरल जीन सब आता है एक ओपेरॉन स्ट्रक्चर में। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर। ये कह रहे हैं कि एक ओपेरॉन का अपना खुद का ऑपरेटर होता है, अपना खुद का रिप्रेसर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैक ऑपरेटर, लैक का मतलब ये ऊपर जो एग्जाम्पल लैक्टोज का लिया था, इसकी जीन के लिए जो लैक ऑपरेटर होगा वो ओनली प्रेजेंट इन लैक ओपेरॉन एंड इट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली, और ये लैक रिप्रेसर से ही जुड़ता है। तो इन्होंने अब नीचे एक एग्जाम्पल लिया है लैक ओपेरॉन का। पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आपको ये रीडिंग कर लेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो, ये मान लो आपका डीएनए है, सपोज करो ये आपका डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका डीएनए है। इस डीएनए में ये रेगुलेटरी साइट है, रेगुलेटर यहाँ कहीं है, प्रोमोटर जस्ट नेक्स्ट टू द प्रोमोटर ये है आपका ऑपरेटर। यहाँ आपकी जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स। ये आपका है टर्मिनेटर। यहाँ प्रमोटर से क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है। तो बाबू होता ये है, यहाँ मान लो 3 जीन है, इसके अंदर 3 पॉलीसिस्टोनिक, तो आपको पता ही है कि होता है ये पॉलीसिस्टोनिक। यहाँ जेड है, एक वाई है और एक ए है। बैक्टीरिया के केस में एक प्रमोटर के साथ यहाँ पर एक फंक्शनल पार्ट में 3 पॉलीपेप्टाइड की सूचना एक ही में ही होती है। तो यहाँ 3 की सूचना है, जेड वाई ए। तो जेड, ये इनका एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन बनती है। तो जो जेड जीन है ये, इसके लिए एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जो है ये बनाती है परमीएज। एक बनाती है ट्रांस एसिटाइलेज।
ठीक है। अब आप एक चीज समझो भाई, ये जेड जीन इसे बना रही है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ये बना रही है इसको परमीएज को, ये बना रही है इसको। वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है कि ये लैक्टोज शुगर को तोड़ करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है। अब हम कह रहे हैं कि इफ लैक्टोज इज एब्सेंट इन मीडियम, मीडियम में लैक्टोज नहीं है, मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज तो वो डायरेक्टली यूज कर लेगा, फिर इसको क्यों बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। तो ऐसे टाइम पर रेगुलेटर जीन जो आपकी है ये एक प्रोटीन बनाती है, आप ध्यान सुनना बाप मेरी बात, ये रेगुलेटर जो कि इसके एडजेसेंट है यहीं पर ही, ये प्रोटीन बना रहा होता है, ये कभी नहीं रुकता, मतलब ये तो प्रोटीन ये रुकता ही नहीं, ये हमेशा ये प्रोटीन बनाता रहता है। इस प्रोटीन को कहते हैं रिप्रेसर। तो रिप्रेसर बनता रहता है, रिप्रेसर जा करके यहाँ ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन मीडियम और ग्लूकोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज नहीं है ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तो यूज कर लेगा बैक्टीरिया, फिर वो उस टाइम पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों बनाए। तो ऐसे टाइम पर ये रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है, और जो आपका होता है एंजाइम, इसका नाम है आपका पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, वो आपका यहाँ रहता है मान लो, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आपका फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आपका आगे नहीं चल पाएगा। क्या चल पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर तो अब बाइंड हो चुका है यहाँ पर। अगर ऑपरेटर से ये रिप्रेसर हटे तो आगे चले तो ट्रांसक्रिप्शन हो, तो जब ये ऐसे कंडीशन होगी तो नो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ना, एमआरएनए तो नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो ना तो प्रोटीन बनेगी ना एंजाइम बनेगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ऐसा है, ऐसा माना जाता है। यहाँ एक बात बताता हूँ मैं आपको, ध्यान समझना। ये केस तो कब हुआ कि जब लैक्टोज नहीं था, एब्सेंट था। दूसरा केस क्या है, जब आपका लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तब, जब आपका लैक्टोज मीडियम में आ चुका है तब। ये रेगुलेटर है, प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो यहाँ ये आपका रेगुलेटर है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये जीन्स है आपकी वही जो हमने बताई थी पीछे, जेड वाई ए। ठीक है, ये जीन्स है हमारी। अब हम कह रहे हैं कि लैक्टोज इन द मीडियम है, लैक्टोज मीडियम में आ गया, लैक्टोज मीडियम में है, तब क्या होगा, तब ये होता है बेटा कि ये बैक्टीरिया है मान लो आपका, ध्यान से समझना अब ये बात तुम्हें, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की यहाँ पर एंजाइम है परमीएज, इट विल अलाउ द लैक्टोज इनटू द सेल, लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आएगा, फिर इस लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अब आप ध्यान से सुनना कुछ चीजें, गैलेक्टोसाइडेज बदल देता है एलोलैक्टोज में। अब आप ये कहोगे कि जी ये परमीएज कहाँ से आया और ये बीटा गैलेक्टोज कहाँ से आया, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि ये तो बंद था, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि ये स्विच ऑफ था, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन ये काम नहीं कर रही थी, स्विच ऑफ कंडीशन पड़ी थी। तो जब स्विच ऑफ कंडीशन पड़ी थी, तो फिर ये लैक्टोज की तो एंट्री नहीं होने की ना। अगर आप मीडियम में लैक्टोज डाल भी दोगे तो लैक्टोज की एंट्री कैसे होगी, क्योंकि कंडीशन तो स्विच ऑफ है। तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि
यहाँ जो ये बैक्टीरिया के अंदर लैक ओपेरोन है, पूरा ये पूरा लैक ओपेरोन में क्या क्या आएगा, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर, ये जीन्स, पूरा जो लैक ओपेरोन है आपका, ये काम करता रहता है थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में ये काम करता रहता है, ये पूरी तरह स्विच ऑफ नहीं पड़ जाता। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये पूरी तरह स्विच ऑफ पड़ जाएगा ना, तो फिर ये जब लैक्टोज डालेंगे भी ना, मान लो मीडियम में लैक्टोज आएगा भी, तो लैक्टोज अंदर कैसे जाएगा? तो लैक्टोज अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो रेगुलेशन जो इसका है ये चलता है, मतलब कभी कभी इसका ट्रांसलेशन बीच बीच में हो जाता है, हमेशा परमानेंटली जो है ये पूरी तरह से वो नहीं होता कि भाई ये पूरी तरह से बंद हुआ पड़ रहता है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए देखो नेक्स्ट, अब आ गया लैक्टोज अंदर आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एलोलैक्टोज में। ठीक है, एलोलैक्टोज क्या करता है बेटा, आपको पता है ना, ये रेगुलेटर जीन जो है, ये रेगुलेटर जीन जिसको आई जीन भी कहते हैं, ये क्या बनाता है, ये आपका पता है आपको, हमेशा ही क्या बनाता रहता है, रिप्रेसर बनाता रहता है। ये रुकता नहीं है, ध्यान रखना, रिप्रेसर का जीन तो बनता ही रहता है कॉन्टिन्यूसली, ये नहीं रुकेगा। और ये रिप्रेसर आपका जाकर के कहाँ बाइंड होता था, ऑपरेटर से। तो अब जब आपका ये मीडियम में से एलोलैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आ गया है, तो ये एलोलैक्टोज जो है ये इस रिप्रेसर को, मान लो ये एलोलैक्टोज है, ये रिप्रेसर को अपने ऊपर बाइंड कर लेगा, अपने ऊपर, और इसको फ्री करा देगा। ये जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं इसे, ऑपरेटर, ऑपरेटर को फ्री करा देगा, और यहाँ से ऑपरेटर से रिप्रेसर हट जाएगा। आप ध्यान रखना, आपका जो रिप्रेसर है वो बनता ही रहता है हमेशा, वो बनना रुकता नहीं है। अब इसको रोकना है, अगर इसको रोकना है, इसको बनने को रोकना है, मतलब इसको प्रोसेस को चलाना है, तो लैक्टोज जब मीडियम में खुद लैक्टोज आएगा ना, तो लैक्टोज बेचारा खुद से ही एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, या लैक्टोज खुद ही जा करके इसे ऑन कराता है। कैसे ऑन कराता है, ऑपरेटर से रिप्रेसर को हटा लेता है। तो लैक्टोज जो यहाँ पर है, या फिर ये एलोलैक्टोज, एक ही बात है, ये एक इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। इंड्यूसर क्या होता है, जो आकर के ये प्रेरणा देता है, या यहाँ पर आके ये प्रेरणा देता है कि भाई तुम ऑन हो जाओ। ऑन होने की जो प्रेरणा है वो कौन देता है, इंड्यूसर देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैक ओपेरोन में इंड्यूसर कौन है, तो अब आप कहोगे लैक्टोज खुद ही इंड्यूसर है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो मूव करेगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, सब बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनेगा अच्छी मात्रा में, ठीक ठाक, और आपका वाई जीन से वो भी बनेगा परमीएज, और ट्रांस एसिटाइलेज भी बनेगा। ठीक है, ये ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है ये एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करने का काम आता है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक, मतलब इनकी जो बायोकेमिस्ट्री आ गई उसमें ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आपका जो ये लैकोपेरोन है स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है। एक बार अब हम तुम्हारी बुक में देखते हैं वहाँ क्या बताया हुआ है। चलिए, द elucidation of the Lac-Operon was also a result of the close association between geneticist Jacob Monod थे, इन्होंने बताया था ओपेरोन। They were the first to elucidate the transcriptionally regulated system in Lac-Operon। लैक का मतलब है लैक्टोज। अब पॉलीसिस्टोनिक का मतलब 3 जीन स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब उसमें 3 सिस्टोन है, रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रोमोटर। एक प्रोमोटर उनको रेगुलेट करता है तीनों को, एंड और रेगुलेटरी जीन्स करती हैं। इस तरह का अरेंजमेंट जो है बैक्टीरिया में कॉमन होता है, बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट कॉमन होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं ओपेरोन। क्या कहा इसको, ओपेरोन। तो ओपेरोन जो दिया वो जैकब और मोनोड ने दिया है। ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे ओपेरोन होते हैं, लैक ओपेरोन, ट्रिप्टोफान ओपेरोन, एआरए ओपेरोन, हिस्टिडीन ओपेरोन, वैलिन ओपेरोन, अलग अलग के अलग अलग ओपेरोन है। एंड द लैक ओपेरोन कंसिस्ट ऑफ, एक लैक ओपेरोन में हमने बताया क्या क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है जिसको हम आई जीन कहते हैं। आई का मतलब इनिबिटर नहीं है ना इंड्यूसर है, रेगुलेटर है। सॉरी, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, इनिबिटर है। तो यहाँ इनिबिट मतलब रोकता है। तो हियर द टर्म आई डजंट रेफर टू द इंड्यूसर, rather it derived from the word inhibitor। and 3 genes ZYA
ठीक है ना। आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर, आपको पता है आई जीन क्या बना रही होती है, रिप्रेसर बनाती होती है। जेड जीन आपकी क्या बनाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है। ठीक है, जो कि आपका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, डाइसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए चाहिए होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तभी तो चाहिए होता है जब लैक्टोज मीडियम में आएगा। लैक्टोज नहीं आएगा तो फिर क्यों ही बनेगा। लेकिन हमने बताया कि थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, क्योंकि जब लैक्टोज आएगा तो उसको एलोलैक्टोज में एंट्री कौन करवाएगा, बदलवाएगा, यही बदलवाएगा उसमें भी, और तभी वो एलोलैक्टोज जाकर के इंड्यूसर की तरह वहाँ जुड़ेगा। द वाई जीन कोड फॉर परमिएज, वाई आपको बताया परमिएज को कोड करता है जिसके द्वारा एंट्री होती है। अब अगर ये भी नहीं बन रहा होता तो एंट्री ना होती फिर तो थोड़ा थोड़ा ये भी बनता रहता है, पूरी तरह स्विच ऑफ नहीं होता हमेशा ही। एंड विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। इनके फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं एक एक के फंक्शन, किसका क्या फंक्शन है। एंड द ए जीन कोड फॉर ट्रांसएस्टाइलेज, और ट्रांसएस्टाइलेज का काम होता है एस्टाइल ग्रुप को रिमूव करने का। ठीक है, एंड ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन लैकोपेरोन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, तीनों जो है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होते हैं, चाहिए होते हैं। ठीक है, एंड इन मोस्ट अदर ओपेरोन एज वेल एज द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपेरोन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब मोस्ट अदर ओपेरोन जो होते हैं वहाँ जीन जो होती हैं ओपेरोन में टुगेदर चाहिए होती है, मतलब पूरे पाथवे को चलाने के लिए तीनों ही चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं एक चल जाएगा पूरा, एक इसलिए साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है क्या, ये डायग्राम बना हुआ है, जो डायग्राम मैंने आपको अभी समझाया। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको दिखेगा कि भाई ये आई जीन ने रिप्रेसर बनाया, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ये कह रहे कि जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, जब लैक्टोज नहीं है तो आपका जो रिप्रेसर बनेगा जाकर के वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका मूव नहीं कर पाने का और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने का, और वो बनने के नहीं, तीनों एंजाइम जो थे वो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट लिखा है डायग्राम में दूसरे के जब आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो इंड्यूसर प्रेजेंट मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज या तो खुद ही या लैक्टोज जो है वो एलोलैक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, या तो अपने आप ही या कन्वर्ट होकर के रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है। रिप्रेसर बनना रुक नहीं रहा है, रिप्रेसर बनता रहेगा, पर रिप्रेसर से आकर के वो बाइंड कर जाएगा और उसको ऑपरेटर से फ्री करा देगा। फिर क्या होगा, आपका एमआरएनए भी बनेगा और ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, ये तीनों एंजाइम बनेंगे। ये स्विच ऑन कंडीशन है। स्विच ऑन कंडीशन किसने करवाई है, इंड्यूसर ने खुद आकर करवाई है। इंड्यूसर कौन है, खुद लैक्टोज या एलोलैक्टोज है। यहाँ लिखा है कि लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को काम करता है। एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन, ये क्या करता है, स्विचिंग ऑन कराता है और ऑफ कराता है। हेंस इट टर्म्ड एज इंड्यूसर। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज नहीं है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है मीडियम में, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज लैक्टोज इज प्रोवाइडेड। अगर आप ग्लूकोज के बजाय, देखो यहाँ ध्यान सुनना, ग्लूकोज प्रीफर्ड कार्बन सोर्स है, ग्लूकोज चाहिए था अब ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज है मान लो, तो लैक्टोज जब आएगा तो तभी तो अपने एंजाइम चलाएगा, यानी ग्लूकोज की प्रेजेंस में थोड़ा ही लैक्टोज के एंजाइम बनते रहते हैं। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, परमिएज उसको अंदर करा देगा, परमिएज की हेल्प से सेल के अंदर चले जाएंगे वो। तो ये इन्होंने यहाँ नोट करके लिखवाया है कि अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। ये कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं बिल्कुल ताला बंद नहीं कर सकते, ओपेरोन जो है वो चलता रहता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि परमिएज भी नहीं बनने का ना, फिर एंट्री नहीं होने की उसकी, ये ध्यान रखना। अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, ठीक है, और अंदर आने के बाद फिर वो एलोलैक्टोज में भी नहीं टूट पाएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो। नेक्स्ट लिखा है कि द रिप्रेसर of the operon is synthesized, लिखा है द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरोन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, हर टाइम बनता रहता है हमेशा रिप्रेसर आई जीन से। एंड द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरोन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइब द ओपेरोन। आपको पता है कि रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, इंड्यूसर जब आएगा जैसे कि लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद इंड्यूसर। आपको पता है कि रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा इंड्यूसर और वो ऑपरेटर आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। लिखा है दिस अलाउ
आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर, और आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रोमोटर को एक्सेस कर पाएगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और वो एमआरएनए बनेगा और वो तीनों प्रोटीनें भी बन जाएंगी। Essentially, regulation of lac-operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. Regulation of lac-operon जो है वो visualization as regulation of enzyme synthesis by its substrate. यहाँ हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट है जिस पर एंजाइम काम करेंगे, जो आपका क्या है लैक्टोज है, वो लैक्टोज खुद ही रेगुलेट कर रहा है आकर के अपने आप को, मतलब अपना जो ओपेरोन है उसका, उसके लिए जो एंजाइम है उनको वो खुद ही रेगुलेट कर रहा है। वो इंड्यूसर की तरह काम करता है। लैक्टोज आता है, आकर के रिप्रेसर को बंद कराता है, तभी उसको चालू कराता है, ठीक है ना, तो उसको खुद ही करा रहा होता है। यहाँ लिखा है कि रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर, ना तो ग्लूकोज इंड्यूसर है ना गैलेक्टोज इंड्यूसर है। एंड फॉर लैक-ओपेरोन कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक-ओपेरोन वुड बी एक्सप्रेस, ये कह रहे कब तक ये चलता रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो जब तक चलेगा जब तक मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है ना। इफ़ यू प्रोवाइडेड द मीडियम विद द ग्लूकोज, मोर ग्लूकोज दे दोगे उसको, तो फिर वो इसको प्रीफर नहीं करेगा, ग्लूकोज को प्रीफर करेगा। क्यों इसको तोड़ेगा, क्यों बनाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ लैक-ओपेरोन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज निगेटिव रेगुलेशन। निगेटिव है ये क्योंकि यहाँ रिप्रेसर है। हमने पीछे आपको दो वर्ड बताए थे, एक तो पॉजिटिवली, तो वो एक्टिवेटर्स थे, रिप्रेसर था वो निगेटिव था। निगेटिव रिप्रेसर आकर के कंट्रोल करता है, तो ये आपका निगेटिव रेगुलेशन हुआ, ठीक है ना, विद इंड्यूसर एंड रिप्रेसर। एंड लैक-ओपेरोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। ये आपका बियॉन्ड द डिस्कशन बात है, अभी हम आपको बता ही नहीं सकते, ठीक है ना, आपको जानना भी नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी पॉजिटिव रेगुलेशन की ना। इसका बस है, मैं एक लाइन में मतलब बता देता हूँ आपको कि यहाँ जो इसका ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, वीक प्रमोटर है, ये प्रोडक्ट कम बनाता है। तो इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनवाने के लिए एक और कुछ और तरीका है जिससे कि इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनवाई जाती है। आपके डिस्कशन से वो आगे की बात है। तो यहाँ तक का था आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छे से आप इसे पढ़ें, बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा। एक दो बार और देख के वीडियो को तो कंटिन्यू रखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। ओके, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।